जब कोई रिश्ता टूटता है तो सबसे पहली चीज जो टूटती है वो रिश्ता नहीं होता। सबसे पहले टूटती है हमारी आदत, उस आवाज की आदत, उस मैसेज की आदत, किसी के साथ अपना हर छोटा बड़ा पल शेयर करने की आदत। और जब ये आदत अचानक छिन जाती है तो दिमाग उसे प्यार समझ लेता है, जबकि असल में वो इमोशनल डिपेंडेंसी होती है। यही वजह है कि ब्रेकअप के बाद दर्द सिर्फ दिल में नहीं होता, सोच में भी होता है। आप काम कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग कहीं और होता है। आप हंस रहे होते हैं लेकिन अंदर से कुछ खाली लगता है। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि आप खुद से पूछने लगते हैं, मेरे अंदर क्या कमी थी। यहीं से इंसान खुद से लड़ना शुरू कर देता है। यह ऑडियो किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं है, ना उस इंसान को ना आपको, क्योंकि सच्चाई यह है कि हर रिश्ता टूटता है किसी एक गलती से नहीं, बल्कि दो अधूरे लोगों की उम्मीदों से। और जब उम्मीदें टूटती हैं तो दर्द स्वाभाविक है। दर्द का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, दर्द का मतलब है कि आपने दिल से जुड़कर जिया था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या यह दर्द आपकी पूरी जिंदगी पर राज करेगा या यह दर्द आपको आजाद करेगा? क्योंकि ब्रेकअप सिर्फ एक अंत नहीं होता, ब्रेकअप एक संकेत होता है। एक संकेत कि आपने किसी और को अपनी खुशियों की चाबी दे दी थी, और जब वो इंसान गया तो आपको लगा कि खुशियां भी चली गईं। असल में खुशियां कहीं गई नहीं थीं, आपने उन्हें गलत जगह रख दिया था। इस ऑडियो में हम दर्द को न दबाएंगे न उससे भागेंगे, हम उसे समझेंगे। क्योंकि जब आप दर्द को समझ लेते हैं तब वो आपको कंट्रोल नहीं करता, तब वो आपको सिखाता है। यहां कोई फेक मोटिवेशन नहीं है, कोई ये नहीं कहेगा कि सब भूल जाओ या मूव ऑन कर लो, क्योंकि भूलना समाधान नहीं होता। समाधान होता है डिटैच होना, डिस्कनेक्ट नहीं। डिटैचमेंट का मतलब है यादें रहें लेकिन जकड़न ना रहे, नाम सुने लेकिन दिल हिल ना जाए, सोच आए लेकिन आप उसमें डूबे नहीं। आजादी का वादा यही है कि आप उस इंसान को अपनी यादों में जगह दे सकते हैं, लेकिन अपने भविष्य पर उसका कब्जा नहीं रहने देंगे। ये सफर किसी को खोने का नहीं है, ये सफर है खुद को वापस पाने का। और जब इंसान खुद को पा लेता है तब कोई भी ब्रेकअप उसे तोड़ नहीं सकता, वो उसे तोड़कर बना देता है। ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लोग कहते हैं मैं ठीक हूं, लेकिन यह वाकई अक्सर झूठ नहीं होता, अधूरा होता है। क्योंकि बाहर से इंसान ठीक दिख सकता है, लेकिन अंदर कुछ ऐसा जमा होता रहता है जो धीरे धीरे जहर बन जाता है। यही जहर इस पूरी प्रक्रिया का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है, भावनात्मक जहर। भावनात्मक जहर कोई एक भावना नहीं होती, ये कई छोटी छोटी भावनाओं का मिला जुला रूप होता है। दबाया हुआ गुस्सा, अधूरी बातें, बार बार खुद को दोष देना, और वो काश जो हर रात दिमाग में घूमता रहता है। समस्या ये नहीं है कि ये भावनाएं आती हैं, समस्या ये है कि हम इन्हें पहचानते नहीं। हम सोचते हैं कि दर्द सिर्फ उस इंसान की वजह से है, लेकिन असल में दर्द उस अर्थ की वजह से होता है जो हमने उस रिश्ते को दे दिया था। जब कोई रिश्ता हमारी पहचान बन जाता है तो उसका टूटना हमारी पहचान को हिला देता है। भावनात्मक जहर तब बनता है जब आप खुद से सच छुपाने लगते हैं। जब आप कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर बार फोन उठाते समय दिल थोड़ा तेज धड़कता है। जब आप कहते हैं मैं मूव ऑन कर चुका हूं, लेकिन अकेले होते ही वही यादें सबसे ज्यादा आवाज करने लगती हैं। यह जहर शरीर में नहीं, सोच में जमा होता है। और सोच का जहर सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यह चुपचाप आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपकी शांति चूसता रहता है। आपको लगता है आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर कहीं आप उसी मोड़ पर खड़े रहते हैं। इस किताब में साफ कहा गया है कि हीलिंग की शुरुआत पॉजिटिव सोच से नहीं होती, हीलिंग की शुरुआत होती है ईमानदार सोच से। अपने आप से यह मान लेना कि हां, मैं अभी भी दुखी हूं, हां मुझे गुस्सा है, हां मुझे इस बात से तकलीफ है कि चीजें मेरी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। जब तक आप इन भावनाओं को नाम नहीं देते तब तक वे आपको कंट्रोल करती रहती हैं, लेकिन जिस दिन आप उन्हें पहचान लेते हैं उसी दिन से उनका कंट्रोल ढीला पड़ने लगता है। भावनात्मक जहर अक्सर 3 सवालों के रूप में सामने आता है। मैं ही क्यों? मैंने क्या गलत किया? अगर मैंने ऐसा किया होता तो क्या वो रुक जाता? ये सवाल दिखने में मासूम लगते हैं, लेकिन असल में ये आपको पीछे खींचने वाली रस्सियां होती हैं। इस स्टेज पर सबसे जरूरी बात यह समझना है कि हर रिश्ता आपकी मेहनत से नहीं चलता और हर ब्रेकअप आपकी गलती से नहीं होता। कभी कभी 2 अच्छे लोग भी गलत समय और गलत मानसिक स्थिति में मिल जाते हैं। भावनात्मक जहर को पहचानने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को कमजोर मान लें। इसका मतलब ये है कि आप खुद के साथ ईमानदार हो रहे हैं।
और ईमानदारी ही पहली दवा है। जब आप ये मान लेते हैं कि आपके अंदर अभी भी कुछ टूटा हुआ है, तब आप उसे जोड़ने की कोशिश शुरू करते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, तब टूटन अंदर ही अंदर फैलती जाती है। इसलिए पहला कदम किसी और को छोड़ना नहीं है, पहला कदम है अपने अंदर जमा उस जहर को देखना जो आपको हर दिन यादों में नहीं, आगे बढ़ने में दर्द देता है। जब भावनात्मक जहर को पहचान लिया जाता है, तब अगला सवाल अपने आप उठता है, अगर मुझे इतना दर्द हो रहा है तो मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? क्यों वही इंसान, वही यादें, वही सवाल बार बार दिमाग में लौट आते हैं? यहाँ किताब एक बहुत साफ और ईमानदार साइकोलॉजिकल सच्चाई बताती है। हम किसी इंसान से नहीं अटकते रहते, हम उस अनुभव से अटकते रहते हैं जो उस इंसान के साथ जुड़ा होता है। इंसानी दिमाग प्यार को रोमांस की तरह नहीं, एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह याद रखता है। जब कोई रिश्ता हमें अपनापन, सुरक्षा या महत्व का एहसास देता है, तो दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। धीरे धीरे दिमाग उसी एहसास का आदी हो जाता है। ब्रेकअप के बाद इंसान जिस चीज को याद कहता है, असल में वो डोपामीन की कमी होती है। और जब दिमाग को वो केमिकल नहीं मिलता, तो वो उसी इंसान की तस्वीर, आवाज और यादों के जरिए उसे वापस मांगता है। यही वजह है कि आप जानते हुए भी कि वो रिश्ता आपके लिए सही नहीं था, फिर भी दिमाग आपको वही पुरानी बातें याद दिलाता है। दिमाग सही गलत नहीं देखता, वो सिर्फ उस चीज को खोजता है जो उसे कभी अच्छा महसूस कराती थी। एक और बड़ी वजह है अनक्लोज्ड लूप्स। जब रिश्ता बिना क्लियर जवाबों के खत्म होता है, तो दिमाग उसे अधूरी कहानी मानता है, और अधूरी कहानी दिमाग को चैन से बैठने नहीं देती। वो बार बार वही सीन रीप्ले करता है, सोचता है कि अगर ये कहा होता, अगर वो दिन अलग होता, तो शायद अंत बदल जाता। असल में ये उम्मीद नहीं होती, ये दिमाग की आदत होती है, हर चीज को लॉजिक से पूरा करने की। किताब ये भी समझाती है कि अटकने की एक वजह आत्म छवि होती है। जब कोई रिश्ता आपकी पहचान बन जाता है, तो उसके टूटते ही सवाल उठता है, अब मैं कौन हूं? जिस इंसान के लिए आप खास थे, अगर वही चला गया, तो आपकी अहमियत कहां गई? यही वजह है कि ब्रेकअप के बाद लोग खुद पर शक करने लगते हैं। वे अपने लुक्स, अपनी काबिलियत, अपनी वैल्यू, सब कुछ सवालों के घेरे में ले आते हैं। जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए पहले खुद पर खड़े होना पड़ता है। ये भी समझना जरूरी है कि दिमाग बदलाव से डरता है। भले ही पुराना रिश्ता दर्द दे रहा हो, फिर भी वो जाना पहचाना दर्द होता है, और अनजान भविष्य दिमाग को उससे भी ज्यादा डरावना लगता है। इसलिए दिमाग आपको पीछे खींचता है, क्योंकि वहां उसे कम से कम पता तो है कि दर्द कैसा है। किताब यहां एक बहुत अहम बात कहती है, अटके रहना कमजोरी नहीं है, यह दिमाग की सेल्फ प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी है। दिमाग आपको टूटने से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वही कोशिश आपको आगे बढ़ने से रोक देती है। जब तक आप ये नहीं समझते कि ये सब आपके साथ गलत नहीं हो रहा, बल्कि ये दिमाग की एक प्रक्रिया है, तब तक आप खुद को दोष देते रहेंगे। और जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि आप अटके हुए नहीं हैं, आप बस एक पुराने पैटर्न में फंसे हैं, उसी दिन से उस पैटर्न को बदलने की ताकत पैदा होने लगती है। जब आप ये समझ लेते हैं कि दिमाग क्यों अटका रहता है, तब अगला कदम खुद ब खुद सामने आता है, दिमाग को वही पुराना इनपुट देना बंद करना। यहीं पर नो कांटेक्ट की बात आती है, और सबसे पहले एक गलतफहमी तोड़ना जरूरी है। नो कांटेक्ट किसी को सजा देने का तरीका नहीं है, ये कोई चाल नहीं है कि सामने वाला वापस आ जाए। नो कांटेक्ट असल में अपने दिमाग के लिए एक डिटॉक्स प्लान है। ज्यादातर लोग नो कांटेक्ट को बहुत सीमित तरीके से समझते हैं, फोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया, बस। लेकिन किताब साफ कहती है कि अगर आपने कॉल बंद कर दी, लेकिन रोज उसकी प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, पुरानी चैट पढ़ रहे हैं, या मन ही मन उससे बातें कर रहे हैं, तो आप कांटेक्ट में ही हैं। नो कांटेक्ट का मतलब है उस इंसान से जुड़े हर उस ट्रिगर को पहचानना जो आपके दिमाग में उसी पुराने पैटर्न को एक्टिव करता है। क्योंकि दिमाग को फर्क नहीं पड़ता आपने सामने से बात की या नहीं, उसे बस वही एहसास चाहिए जो पहले मिलता था। इसलिए पहला नियम है नो कांटेक्ट को पूरी तरह समझना, आधे अधूरे तरीके से नहीं। किताब ये भी बताती है कि शुरुआती दिन सबसे मुश्किल होते हैं, क्योंकि उस समय दिमाग रेजिस्ट करता है। वो आपको हर तरह के बहाने देगा, एक बार बात कर लेने से क्या होगा, बस क्लोजर चाहिए, फ्रेंड्स ही तो रह सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि क्लोजर बाहर से नहीं मिलता, क्लोजर तब मिलता है जब दिमाग को नया पैटर्न मिलना शुरू होता है। हर बार जब आप कांटेक्ट तोड़ते हैं, आप दिमाग को वही पुराना डोपामीन दे देते हैं, और फिर वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है।
नो कांटेक्ट को सफल बनाने के लिए किताब एक बहुत प्रैक्टिकल बात कहती है, दिमाग से लड़ो मत, उसे रिप्लेसमेंट दो। अगर कोई आदत छूटती है तो खाली जगह बनती है, और अगर उस जगह को आपने जानबूझकर नहीं भरा तो दिमाग खुद ही पुरानी आदत से भर देगा। इसलिए नो कांटेक्ट के दौरान रूटीन बदलना जरूरी है। वही समय, वही जगह, वही काम, ये सब ट्रिगर बन जाते हैं। नया रूटीन दिमाग को नया सिग्नल देता है कि अब कुछ बदल रहा है। किताब ये भी समझाती है कि नो कांटेक्ट के दौरान भावनाएं बढ़ सकती हैं। आपको लगेगा कि दर्द पहले से ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये दर्द पीछे जाने का संकेत नहीं है, ये संकेत है कि जहर बाहर निकल रहा है। जैसे बुखार दवा का साइड इफेक्ट नहीं, इलाज का हिस्सा होता है, वैसे ही नो कांटेक्ट के दौरान बेचैनी हीलिंग का हिस्सा होती है। एक और जरूरी बात, नो कांटेक्ट का मतलब दिल को पत्थर बनाना नहीं है। आप याद कर सकते हैं, आप इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन आप उस भावना पर एक्शन नहीं लेंगे। यही असली कंट्रोल है। किताब बार बार ये याद दिलाती है कि हर बार जब आप कांटेक्ट नहीं करते, आप किसी को खो नहीं रहे, आप खुद को वापस पा रहे हैं। धीरे धीरे दिमाग सीखता है कि वो इंसान अब आपकी सुरक्षा या खुशी का सोर्स नहीं है, और जिस दिन दिमाग ये सीख लेता है, उसी दिन नो कांटेक्ट मजबूरी नहीं, स्वतंत्रता बन जाता है। नो कांटेक्ट के बाद जो खालीपन महसूस होता है, वो खालीपन उस इंसान का नहीं होता, वो खालीपन आपकी सेल्फ वैल्यू के हिल जाने का होता है। ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि दर्द सिर्फ किसी के जाने से नहीं है। दर्द इस एहसास से है कि शायद मैं पर्याप्त नहीं था। जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो इंसान अनजाने में अपनी वैल्यू उस रिश्ते के रिजल्ट से जोड़ लेता है। अगर वो इंसान चला गया तो दिमाग ये मान लेता है कि जरूर मुझ में ही कुछ कमी रही होगी। किताब यहीं एक बहुत जरूरी सच सामने रखती है, आपकी वैल्यू स्थायी है, रिश्ते अस्थायी होते हैं। कोई रिश्ता आपकी वैल्यू बढ़ा नहीं सकता और कोई ब्रेकअप आपकी वैल्यू घटा नहीं सकता। लेकिन समस्या यह है कि जब तक आप खुद को बाहर से मिलने वाली स्वीकृति पर आंकते रहेंगे, तब तक आपकी सेल्फ वैल्यू किसी और के हाथ में रहेगी। सेल्फ वैल्यू टूटती तब है जब आप अपनी पहचान किसी और के व्यवहार से बनाने लगते हैं, उसके रिप्लाई से, उसके टाइम से, उसकी अटेंशन से। और जब वो सब खत्म हो जाता है तो इंसान खुद को खाली महसूस करता है, क्योंकि उसने अपनी अहमियत खुद से नहीं, किसी और से उधार ली थी। किताब बताती है कि सेल्फ वैल्यू वापस बनती है छोटे लेकिन लगातार कदमों से। कोई बड़ा चमत्कार नहीं होता। आप एक दिन उठकर खुद से प्यार करने नहीं लगते, आप धीरे धीरे खुद का सम्मान करना सीखते हैं। पहला कदम है खुद से बातचीत बदलना। जिस तरह से आप अपने आप से बात करते हैं, वही आपकी वैल्यू तय करता है। अगर हर गलती के बाद आप खुद को नीचा दिखाते हैं, तो दिमाग वही मान लेता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। दूसरा कदम है अपनी जिम्मेदारी वापस लेना। दूसरों को खुश करने की नहीं, खुद को संभालने की। अपने शरीर का ख्याल रखना, अपने समय की कद्र करना और अपने वादों को खुद के लिए निभाना। सेल्फ वैल्यू तब बढ़ती है जब आप वो करते हैं जो आप खुद से कहते हैं कि करेंगे, चाहे वो छोटा सा वादा ही क्यों ना हो, क्योंकि हर पूरा किया गया वादा आपके आत्मविश्वास में एक ईंट जोड़ता है। किताब ये भी साफ करती है कि सेल्फ वैल्यू का मतलब खुद को किसी से बेहतर समझना नहीं है। सेल्फ वैल्यू का मतलब है खुद को कम न समझना। जब आप खुद को सम्मान देना शुरू करते हैं, तब आप दूसरों से भी कम में संतुष्ट होना बंद कर देते हैं, और यही बदलाव आपके रिश्तों की क्वालिटी बदलता है। धीरे धीरे आप ये महसूस करते हैं कि अब आपको किसी की मौजूदगी अपनी अहमियत साबित करने के लिए नहीं चाहिए। आप किसी के साथ रहना चाहते हैं, जरूरत नहीं होती। और जिस दिन रिश्ते जरूरत नहीं चुनाव बन जाते हैं, उस दिन सेल्फ वैल्यू सिर्फ वापस नहीं आती, वो मजबूत हो जाती है। एक बहुत आम गलती जो लोग इस स्टेज पर करते हैं, वो ये है कि वे अपनी सेल्फ वैल्यू को तुरंत फील करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि किसी दिन उठेंगे और खुद को स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट और कंप्लीट महसूस करेंगे। लेकिन किताब साफ कहती है, सेल्फ वैल्यू कोई भावना नहीं है, ये एक आदत है। जिस तरह किसी इंसान को बार बार नजरअंदाज किया जाए तो वो खुद को कम समझने लगता है, उसी तरह अगर आप खुद को रोज छोटे फैसलों में इग्नोर करते हैं तो आपकी वैल्यू अंदर से कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए सेल्फ वैल्यू वापस लाने का मतलब है खुद को रोज थोड़ा थोड़ा चुनना। जब मन नहीं करता तब भी उठना, जब कोई पुरानी याद खींचती है तब भी खुद के लिए सही फैसला लेना। किताब यह भी बताती है कि सेल्फ वैल्यू तब सबसे ज्यादा गिरती है
जब आप तुलना में जीने लगते हैं। उस इंसान की नई जिंदगी, उसकी खुश तस्वीरें, उसका आगे बढ़ना, और आप खुद को वहीं रोक लेते हैं। लेकिन तुलना एक झूठा आईना है। आप सिर्फ सामने वाला देख रहे होते हैं, उसकी पूरी सच्चाई नहीं। और जब आप अपनी कीमत किसी और की प्रोफाइल से तय करते हैं तो आप पहले ही हार मान चुके होते हैं। इस स्टेज पर किताब एक बहुत जरूरी मानसिक बदलाव सिखाती है। आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है। जो हुआ वो आपके साथ हुआ, लेकिन वही आप नहीं है। सेल्फ वैल्यू तब लौटती है जब आप अपने अतीत को सबूत नहीं, अनुभव की तरह देखते हैं। सबूत कि आप कमजोर हैं नहीं, अनुभव कि आप सीख सकते हैं हाँ। एक और गहरी बात यहां सामने आती है। सेल्फ वैल्यू दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने से नहीं बनती। वो तब बनती है जब आप खुद की नजरों में गिरना बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट बन जाएं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी गलतियों के साथ भी खुद का साथ देना सीखें। जब आप खुद को छोड़ना बंद करते हैं, तभी दुनिया आपको सीरियसली लेना शुरू करती है, क्योंकि दुनिया वही सीखती है जो आप खुद के बारे में सिखाते हैं। धीरे धीरे एक पॉइंट आता है जहां आपको किसी के रिप्लाई, किसी की वैलिडेशन या किसी के कमिटमेंट की जरूरत कम होने लगती है। नहीं क्योंकि आप ठंडे हो गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अंदर से भरे हुए हैं। और जब इंसान अंदर से भर जाता है, तब वो किसी रिश्ते में खुद को खोता नहीं, खुद को लाता है। यहीं पर ही हीलिंग सिर्फ दर्द खत्म करने की प्रक्रिया नहीं रहती, ये आपकी पूरी लाइफ के स्टैंडर्ड रीसेट करने की प्रक्रिया बन जाती है। जब सेल्फ वैल्यू वापस बननी शुरू हो जाती है, तब एक नया डर सामने आता है। अगर मैं डिटैच हो गया तो क्या मैं इमोशनलेस बन जाऊंगा? किताब यहां बहुत साफ करती है कि अनासक्ति का मतलब भावनाओं को मार देना नहीं है। अनासक्ति का मतलब है भावनाओं के गुलाम ना रहना। ज्यादातर लोग अटैचमेंट और प्यार को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन अटैचमेंट डर से आता है, खो देने के डर से, और प्यार आजादी से आता है, होने देने की आजादी से। जब आप किसी इंसान से अटैच होते हैं तो आप उससे कुछ चाहते हैं, अटेंशन, सुरक्षा, वैलिडेशन, और जब वो नहीं मिलता तो दर्द पैदा होता है। अनासक्ति में आप चाहते नहीं, आप चुनते हैं। आप किसी के साथ इसलिए होते हैं क्योंकि आप होना चाहते हैं, न कि इसलिए कि आप उसके बिना अधूरे हैं। किताब समझाती है कि डिटैचमेंट की असली ताकत कंट्रोल में नहीं, स्वीकार में होती है। जो बदल नहीं सकता उससे लड़ना छोड़ देना। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि कोई इंसान बदल सकता है, जाने का फैसला ले सकता है, और फिर भी आपकी वैल्यू कम नहीं होती, तब अंदर एक गहरी शांति पैदा होती है। अनासक्ति आपको ठंडा नहीं बनाती, ये आपको साफ बनाती है। आप चीजों को वैसा देखने लगते हैं जैसी वे हैं, वैसा नहीं जैसा आप चाहते थे। किताब ये भी बताती है कि डिटैचमेंट का मतलब यादें मिटाना नहीं है। यादें रहेंगी, लेकिन अब वे आपको ड्राइव नहीं करेंगी। आप किसी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उस सोच में डूबते नहीं। आप किसी की कमी महसूस कर सकते हैं, लेकिन उस कमी को अपनी कमजोरी नहीं बनाते। अनासक्ति की परम शक्ति तब महसूस होती है जब आप ये जान लेते हैं कि खुशी का सोर्स किसी एक इंसान के पास नहीं है, वो आपके अंदर है, आपके फैसलों में है, आपके स्टैंडर्ड्स में है। जब आप डिटैच होते हैं, तब आप जिंदगी को जकड़कर नहीं, खुले हाथों से जीते हैं, और जो चीज खुले हाथों से आती है वो टिकाऊ होती है। धीरे धीरे आप ये नोटिस करते हैं कि अब आप किसी के जाने से डरते नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई गया है तो वो आपकी जिंदगी से नहीं, आपकी सीख बनकर गया है। यही अनासक्ति की परम शक्ति है। आप जुड़े रहते हैं लेकिन टूटते नहीं। एक समय ऐसा आता है जब इंसान समझने लगता है कि हर चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें जितनी कसकर पकड़ी जाती हैं, उतनी ही जल्दी टूटती हैं। अनासक्ति आपको ये सिखाती है कि आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन उसे अपनी जिंदगी का मालिक नहीं बना सकते। ये फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन यहीं से आजादी शुरू होती है। किताब ये भी बताती है कि जब आप डिटैच होते हैं तो आप जिम्मेदारी से भागते नहीं, आप बस उस जिम्मेदारी को छोड़ते हैं जो कभी आपकी थी ही नहीं, किसी और को खुश रखने की जिम्मेदारी। अटैचमेंट आपको बार बार अपने आप को साबित करने पर मजबूर करता है। अनासक्ति आपको ये याद दिलाती है कि आपको साबित करने की जरूरत ही नहीं है। इस स्टेज पर एक गहरा बदलाव होता है। आप रिएक्ट करना बंद करते हैं और रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। कोई मैसेज ना आए तो मन बेचैन नहीं होता,
कोई दूर हो जाए तो आत्मसम्मान नहीं हिलता। किताब ये साफ कहती है कि डिटैचमेंट का मतलब दूरी नहीं है, डिटैचमेंट का मतलब क्लैरिटी है। क्लैरिटी कि कौन आपके जीवन में जगह डिजर्व करता है और कौन नहीं। जब ये क्लैरिटी आ जाती है तब आप कम में समझौता नहीं करते, आप प्यार को मजबूरी नहीं एक चुनाव बनाते हैं। अनासक्ति आपको ये भी सिखाती है कि हर खोना नुकसान नहीं होता, कुछ खोने आपको आपके असली रास्ते पर वापस लाते हैं। अब आप रिश्तों में खुद को खोने से डरते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कभी छोड़ना पड़ा तो आप खुद के साथ रह सकते हैं। यहीं पर इंसान भावनात्मक रूप से परिपक्व होता है। न तो वो दिल बंद करता है, न ही खुद को पूरी तरह खोल देता है। वो संतुलन में जीना सीखता है, और जब संतुलन आ जाता है तब रिश्ते बोझ नहीं रहते, वे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, पूरा जीवन नहीं। अनासक्ति आपको अकेला नहीं बनाती, वो आपको इतना मजबूत बनाती है कि आप अकेले भी पूरे रह सकें। और जो इंसान अकेले भी पूरा है वही किसी के साथ सच्चे अर्थों में जुड़ सकता है। यही वजह है कि डिटैचमेंट कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है, क्योंकि अब आपकी खुशी किसी और के फैसलों पर निर्भर नहीं रहती। जब दर्द हल्का हो जाता है, जब पकड़ ढीली पड़ जाती है और जब अंदर एक स्थिरता आने लगती है, तब सवाल बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं रहता कि जो गया उसे कैसे भूलूं, अब सवाल होता है आगे क्या। किताब यहीं एक बहुत साफ बात कहती है, नया जीवन ढूंढा नहीं जाता, आकर्षित किया जाता है। और आप वही आकर्षित करते हैं जो आप अंदर से होते हैं, ना कि वो जो आप बाहर से चाहते हैं। जब तक आपके अंदर पुराने दर्द की गंध रहती है तब तक नया जीवन पास आकर भी रुकता नहीं है। इसलिए अंतिम मंत्र है अंदर की दुनिया को बदलना। नया जीवन किसी एक रिश्ते का नाम नहीं है, ये एक नई ऊर्जा है, एक नया स्टैंडर्ड है जिससे आप हर चीज को चुनते हैं, रिश्ते, काम, दोस्त और खुद से बातचीत। किताब समझाती है कि आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, आपको बस 3 चीजें नियमित रूप से करनी है: ईमानदारी, निरंतरता और स्पष्टता। ईमानदारी खुद से, आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं। अब आप समझौते को प्यार समझने की गलती नहीं करते। निरंतरता अपने व्यवहार में, आप वही दोहराते हैं जो आपको मजबूत बनाता है, न कि वो जो आपको फिर से पुराने पैटर्न में ले जाए। और स्पष्टता अपने स्टैंडर्ड्स में, आप ये तय कर लेते हैं कि अब आप किस तरह का जीवन स्वीकार करेंगे और किस तरह का नहीं। किताब ये भी बताती है कि नया जीवन तब शुरू होता है जब आप खुद के साथ नया रिश्ता बनाते हैं, जब आप खुद की बात सुनते हैं, खुद की इज्जत करते हैं और खुद को समय देना गिल्ट नहीं समझते। धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं कि आपकी जिंदगी में नए लोग आने लगे हैं, ऐसे लोग जो आपको पूरा नहीं करते बल्कि आपके साथ पूरा चलना चाहते हैं। नए मौके आते हैं क्योंकि अब आप डर से नहीं, स्पष्टता से फैसले लेते हैं, और स्पष्टता हमेशा सही दरवाजे खोलती है। किताब का ये अंतिम मंत्र कोई जादू नहीं है, ये एक शांत, स्थिर और आत्मसम्मान से भरी हुई अवस्था है, जहां आप कुछ पाने के लिए खुद को खोते नहीं। और जब आप इस अवस्था में जीने लगते हैं तब नया जीवन किसी वादे की तरह नहीं, आपकी स्वाभाविक वास्तविकता बनकर सामने आता है। जब आप अंदर से स्थिर हो जाते हैं तब जिंदगी आपको चौंकाना शुरू करती है, क्योंकि अब आप चीजों को जरूरत से नहीं, चुनाव से जीते हैं। किताब ये साफ करती है कि नया जीवन आकर्षित करने का मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट बन जाएं, इसका मतलब है कि आप ईमानदार बन जाएं, अपने इमोशंस के साथ, अपने फैसलों के साथ और अपनी सीमाओं के साथ। अब आप उन लोगों की ओर खींचते नहीं जो आपको कंफ्यूज करें, बल्कि उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो आपको शांत करें, क्योंकि आपकी नर्वस सिस्टम अब ड्रामा नहीं, स्टेबिलिटी पहचानने लगती है। यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव होता है। आपका अतीत अब आपकी पहचान नहीं रहता, वो आपकी समझ बन जाता है, और समझ से लिए गए फैसले हमेशा जीवन को बेहतर दिशा देते हैं। अब आप पीछे मुड़कर बार बार नहीं देखते, इसलिए नहीं कि वहां कुछ गलत था, बल्कि इसलिए कि अब आगे बहुत कुछ सही है। आपको ये एहसास होने लगता है कि जिस ब्रेकअप ने कभी आपको तोड़ा हुआ महसूस कराया था, वही ब्रेकअप आपको एक बेहतर इंसान बनाने की शुरुआत था। और यहीं पर यह सफर अपने सबसे सुंदर मोड़ पर पहुंचता है, जहां आप किसी को भूलकर नहीं, खुद को पाकर आगे बढ़ते हैं। अगर इस ऑडियो बुक के किसी भी हिस्से ने आपके दिल को थोड़ा हल्का किया हो या आपको खुद को समझने में मदद की हो, तो इसे सिर्फ यहीं मत रोकिए,
इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके जो चुपचाप यही दर्द झेल रहे हैं। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि यहां मोटिवेशन नहीं, समझ दी जाती है, जो आपको मजबूत बनाती है, न कि सिर्फ अच्छा महसूस कराती है। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि इस सफर का कौन सा हिस्सा आपके लिए सबसे ज्यादा असरदार रहा, क्योंकि आपकी एक लाइन किसी और की हीलिंग बन सकती है। और अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो ब्रेकअप के बाद खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर करें। शायद ये उसके लिए वही शुरुआत बन जाए जिसकी उसे जरूरत है। याद रखिए, आप टूटे नहीं हैं, आप बदल रहे हैं, और बदलाव ही नई जिंदगी की सबसे सच्ची शुरुआत है।